चलो, नेक्स्ट अपन को देखना क्या है कि भाई वुमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि वुमेन्स का क्या पोजीशन है इंडिया में एजुकेशन को लेकर के। देखो, वुमेन का टॉपिक जो है, वुमेन का टॉपिक की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर वुमेन के टॉपिक की बात करें हम, तो किस किस से रिलेटेड आता है ये आता है वुमेन का एक तो जो कंडीशन के ऊपर आता है, कंडीशंस को लेकर के, वुमेन के मूवमेंट्स को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, समझा क्या, वुमेन्स का एजुकेशन को लेकर के, समझा क्या, इनका जो वुमेन के प्रति एक्सप्लॉयटेशंस होता है, वो एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा इतने सारे तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। वुमेन एजुकेशन क्लियर कट दिया है, इसलिए वुमेन एजुकेशन को हमको समझ के करना है, ठीक है। देखो, अगर बात करें कि भाई वुमेन एजुकेशन का किस किस हमारा अप्रोच क्या रहेगा इसमें, पहले हम देखेंगे वुमेन एजुकेशन का इमरजेंस, है ना, मॉडर्न इंडिया में कैसे इमरजेंस होता है। फिर हम वुमेन एजुकेशन का देखेंगे कि भाई क्या क्या बैरियर्स हैं, वुमेन एजुकेशन क्यों नहीं हो पा रही, उसके क्या कारण है, समझ में क्या, क्यों इनका लिटरेसी रेट क्यों इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, क्यों इनको एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है, इसके पीछे के कारण देखेंगे। एजुकेशन का ये रीज़न के कारण हम देखेंगे कि भाई अगर इनको हम एजुकेशन देंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। फ़ायदा के साथ साथ हम लास्ट में देखना पड़ेगा हमको क्या कि भाई गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, है ना, क्या क्या है, तो ये सब हम देखते हैं। अब अगर हम बात करें वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना, हम वुमेन एजुकेशन इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक, इंडिया में कैसे वुमेन एजुकेशन का हुआ। वैसे अगर हम चाहते तो एंशिएंट से भी इसको बताना चालू कर सकते थे, वैदिक समय में भी आपको बहुत सारे वो मिलेंगे एविडेंसेस जिसमें बोला गया है कि भाई बहुत सारे राइटर्स का कंट्रीब्यूशन लिखा गया है ना। एंशिएंट समय में भी बोला जाता है, वेदों का जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन्स में, बहुत सारी वुमेन्स का नाम है कि भाई इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वेद में। समझ में कि संगम लिटरेचर में भी जब संगम एज में देखते हैं हम, उसमें तमिल लिटरेचर हैं, उसमें भी तमिल लिटरेचर में भी हमको देखने को मिलते हैं कुछ नाम। मतलब शुरू से ही इंडिया में वुमेन और एजुकेशन साथ में ही चले हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम नहीं चल रहा है। उसके बाद भक्ति मूवमेंट में अगर आपने देखा होगा तो भक्ति मूवमेंट में भी अलवर नयनार, इनमें भी बहुत सारे जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो लिटरेरी वर्क्स है वो कहाँ से आए हैं, हमारा वुमेन का उसमें बहुत सारे नाम हैं। वो भक्ति मूवमेंट वगैरह जब देखेंगे तो उसमें हम वैसे भी आर्ट एंड कल्चर में ये सब पढ़ते हैं। खैर, हमको क्या है कि भाई एंशिएंट समय में भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये हमको ध्यान में रखना। समझ में, कोई नया कंसेप्ट नहीं था कि वुमेन को शुरू से एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था। हाउएवर अगर हम बात करें एट प्रेजेंट जो कंटेम्प्रेरी समय में जो इवोल्यूशन होता है किसका, एजुकेशन का, तो उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जाता ना, वो सावित्रीबाई फूले का दिया जाता था। अब ये जो सावित्रीबाई फूले थी कौन थी, ये आपकी ज्योतिबा राव फूले जो थे उनकी वाइफ थी, ठीक है ना। अब ये दोनों ने मिलकर के वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंडिया में बूस्ट दिया है। समझ में क्या, बात करें अगर हम इनकी सावित्रीबाई फूले की, तो भाई ये भी महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र में इनका बॉर्न था, ठीक है ना। इनका जो मैरिज हो गया था उसके बाद इनको थोड़ा सा एजुकेशन के प्रति थोड़ा सा लगाव चालू हुआ। समझ में क्या, भाई हस्बैंड का सपोर्ट मिला था, हस्बैंड के सपोर्ट से इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा, समझ में क्या, और दोनों ने मिल करके क्या हुआ कि वुमेन एजुकेशन के लिए एक मूवमेंट लॉन्च किया। समझ में क्या, महाराष्ट्र में उस समय जब ये दोनों काम कर रहे थे, उस समय आप समझिए नेशनल मूवमेंट पीक पर था, नेशनल मूवमेंट पीक पर था। उसके बाद भी ये अनटचेबल्स को लेकर के एजुकेशन डिनाई किया जा रहा था, तो ये उसके प्रति आवाज़ उठाए। समझ में क्या, वुमेन्स का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। आपको पता है कि भाई बहुत हालत ख़राब हो गई थी वुमेन्स की एजुकेशन को लेकर के, उनका कोई भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इनके लिए इमेंसिपेशन किया जाए। तब जा कर के इन दोनों ने बहुत लीड रोल लिया, महाराष्ट्र में इन्होंने लॉन्च किया, एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया। इन्होंने बहुत सारी स्कूल्स बनाई, समझ में क्या, बहुत सारी स्कूल्स में जिसमें अनटचेबल्स के और उसमें भी जो वुमेन्स थी उनको इमेंसिपेशन के लिए बहुत सारे स्कूल खोले, बहुत सारा इससे वर्क किया, लोगों को एनकरेज किया, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करवाने की कोशिश की, समझ में, और उसमें ये सक्सेस भी रहा। तो वहीं पे यहीं पर आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि भाई फर्स्ट स्कूल जो था, फर्स्ट स्कूल जो इंडिया का ही फर्स्ट स्कूल अगर आप बोलो ना वुमेन से रिलेटेड, तो ये विडेवाड़ा में है, पुणे में। समझ में कि ये स्कूल का नाम है विडेवाड़ा,
ये गर्ल्स स्कूल था, इंडिया का पहला। आप कभी पूछ सकता है कि भाई आपको सीधा क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में कि भाई फर्स्ट स्कूल स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सावित्रीबाई फुले से रिलेटेड स्टेटमेंट दे देगा, समझ में आ गया, और बोल देगा कि भाई ये जो है इन्होंने वुमेन के लिए और गर्ल्स के एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है। तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि हाँ इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया, समझ में आ गया। भाई इन्होंने क्या किया था उस समय, सोचो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, समझ में क्या। और उस समय जब ये खुद बचपन में थी ना, जब ये खुद शुरू में स्कूल वगैरह जाती थी तो इन पर पत्थर फेंक दिए जाते थे, है ना, इनको बहुत सारा समाज का प्रेशर झेलना पड़ता था। तो वो सब करते करते इन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन जो भी थी वो अटेंड की। बट फिर भी आगे आगे जैसे तैसे करके इनका जब इनको जो रियल में जो इनको एनकरेजमेंट मिला था वो इनके हस्बैंड के थ्रू मिला था, सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड जो थी ज्योतिबा फुले। तो वहाँ से इन दोनों ने मिल करके दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे, एक दूसरे को एनकरेज करते थे, और इन्होंने वुमेन का एजुकेशन को लेकर के और जो भी अनटचेबल्स का एजुकेशन को लेकर के बहुत कुछ काम किया था, ठीक। तो भाई ये तो हमने समझ लिया कि भाई यहाँ पर इन्होंने ये सब काम किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको बता दूं मैं कि भाई यहाँ पे सावित्रीबाई फुले का और भी रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पे, ठीक। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई ये उस समय सोचो, उस समय नेशनल मूवमेंट चल रहा था, समझ में, उस समय ये नेशनल मूवमेंट चल रहा था। उस समय नेशनल मूवमेंट में सारा एनर्जी, पूरे नेशन का एनर्जी कहाँ पर चैनलाइज था भाई, नेशनल मूवमेंट को लेकर के था। ये उस समय भी अगर आप मैं बात करूं आपको, उस समय ये इन लोगों ने क्या किया था, उस समय ये एजुकेशन को इतना ज़्यादा बढ़ावा देते थे। तो उस समय ये सब काम करना बहुत मुश्किल था, समझ में। बहुत सारे नेशनलिस्ट अपोज करते थे कि भाई नेशनलिज्म का है अभी पीरियड चल रहा है, आप सारी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज करवाना चाहिए। बट हम क्या कर रहे थे उस समय, ये जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले थे, ये लोग वुमेन्स की एजुकेशन, अनटचेबल्स का एजुकेशन, इसको लेकर के एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया था इन्होंने, समझ में। इसी के लिए ये जो मूवमेंट इन्होंने चलाया था, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई ये वाला जो एजुकेशन को रिलेटेड जो मूवमेंट था 1880 के आसपास से लेकर के 1920 तक ये काम चल रहा है। लेकिन उस समय बताया आपको नेशनलिज्म का मूवमेंट था, तो बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे वो अगेंस्ट रहते थे वुमेन एजुकेशन, समझ में क्या। भाई वुमेन्स एजुकेशन के अगेंस्ट थे, मतलब एट दिस स्टेज ऑफ टाइम भाई जब नेशनलिज्म चल रहा है उस समय आप पूरा चैनलाइज कर दे रहे हो, एक प्रॉपर एक जगह अगर सारी एनर्जी चैनलाइज रहेगी तो उसके कारण हम क्या आज़ादी ले पाते। बट इन्होंने क्या किया था कि भाई एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, एक क्रूसेड ही लॉन्च कर दिया था, समझ में क्या, अभी इसके अगेंस्ट कि भाई वुमेन को डिनाई किया जाता है, अनटचेबल्स को डिनाई किया जाता है, उससे रिलेटेड। तो इवन वो अपोज कर रहे थे नेशनलिस्ट, बट फिर भी इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। इन्होंने भाई उस समय ये काम करना बहुत बड़ी बात, समझा कि भाई महाराष्ट्र में उस समय बताया मैंने आपको कि भाई महाराष्ट्र में उस समय नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, और उसी समय इन्होंने ये क्रूसेड लॉन्च किया था कि वुमेन्स का एजुकेशन डिनाई नहीं करा जाना चाहिए, अनटचेबल्स को एजुकेशन डिनाई नहीं करा जाना चाहिए। बट फिर भी इवन तिलक ने अपोज किया था, मैंने आपको बताया था कि भाई गर्ल्स और नॉन ब्राह्मण्स के लिए भाई जो आप एजुकेशन वगैरह लॉन्च कर रहे हो, इनको जो स्कूलिंग की बात कर रहे हो आप, ये अगेंस्ट है हमारे नेशनैलिटी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, नेशनलिज्म के अगेंस्ट है, हमारा जो कल्चर है उसके अगेंस्ट है। इसके अगेंस्ट में उन्होंने बात भी उठाई थी। तो बट फिर भी इन्होंने अपनी हार नहीं मानी, ये भी अपना काम करते रहे, समझ में क्या। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट आपको देखना है क्या भाई कि इनका वर्क क्या था, ठीक है। अगर हम बात करें इनके वर्क की, तो भाई इनका वर्क जो था मैंने आपको बताया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक वो सत्य शोधक समाज लॉन्च किया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप वो लिखा है ये सत्य शोधक समाज, ठीक। ये सत्य शोधक समाज क्या था, ये एक समझो एक तरीके का सोसाइटी बनाई थी इन्होंने, जिसमें ये क्या करते थे कि भाई ये सत्य शोधक समाज का बहुत सारा काम था, समझ में। एक काम तो ये था कि भी सत्य शोधक जो मैरिज था उसको प्रमोट करना। अब ये सत्य शोधक मैरिज क्या था, एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैरिज था जहां पर क्या किया जाता, जो डाउरी था उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता था इनकी सोसाइटी में, तो इसको वो एनकरेज करते थे, एजुकेशन को प्रमोट करते थे, डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस के अगेंस्ट वॉइस रेज करते थे। तो ये पूरा एक सत्य शोधक समाज उन्होंने लॉन्च किया था और उस पर ये काम कर रहे थे, समझ में क्या। तो भाई इसीलिए यहाँ से उन्होंने बहुत सारा बूस्ट दिया एक जो वुमेन एजुकेशन है उसको। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, ये बुक्स का नाम है, इस बुक्स का नाम जैसे काव्य फूले, समझ में क्या, 52 काशी सुबोध रत्नाकर, ये बुक्स हैं कुछ जो इन्होंने लिखी थी,
कौन ने, सावित्रीबाई फुले ने। इसमें ही वो क्या बात करती हैं, इसमें वो बात करते हैं कि कैसे हम वुमेन्स का एजुकेशन लेकर के, वुमेन्स का इमेंसिपेशन करके जितनी भी वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझा क्या। तो भाई यहाँ पर उन्होंने ये सब चीज़ों की बात करी, मतलब कुल मिला के उन्होंने क्या बात कही, कुल मिला के जो डिप्रेस्ड क्लास है, समझा क्या, जो वुमेन है, वुमेन और डिप्रेस्ड क्लास दोनों के लिए ही क्या बात करा कि भाई उनको इक्वल फुट पर लाना चाहिए, समझा क्या। जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, जो भी अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनके बराबर इनको लाना चाहिए, इनका इमेंसिपेशन होना चाहिए, समझा क्या। और उसको हम वैसे उनका इमेंसिपेशन कब कर सकते थे, तो इन्होंने इसी चीज़ पर स्ट्रेस दिया था कि भाई हम ऐसा क्यों कर सकते थे, तो हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के दम पे ही ऐसा कर सकते थे, समझा क्या। हम एजुकेशन देंगे, एजुकेशन से आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब आती हैं। इन सब के कारण क्या होता है कि भाई ये जो हम जो कंजर्वेटिव सोसाइटी लगे ये डाइल्यूट होती है और एक लिबरल सोसाइटी का इमरजेंस होता है। उस लिबरल सोसाइटी में हम इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, जस्टिस को प्रमोट करते हैं, समझा रहा। तो भाई और वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, वो सीधा सीधा एजुकेशन से आ रही है। तो इसी चीज़ को रिलेटेड इन्होंने बात की थी और ये सब चीज़ बोला था कि भाई एजुकेशन को हमको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, क्रूसेडर्स ऑफ जेंडर जस्टिस। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था ना, जिसके कारण वुमेन्स को जस्टिस नहीं मिल पा रहा था, तो उसके कारण क्या हो रहा था, इनको क्या दिया जा रहा था कि भाई जब हम ये सब पूरा मूवमेंट लॉन्च करेंगे तो एक क्या होगा, एक हम जेंडर जस्टिस इंश्योर कर पाएंगे। जो एक जेंडर जस्टिस है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वुमेन को एजुकेशन दो तो जेंडर जस्टिस आएगा, एजुकेशन से इक्वालिटी आएगी, इक्वालिटी आएगा तो अभी जो पुरुष प्रधान और महिला प्रधान वाली बात होती है ये सब नहीं होगी, सब एक इक्वल फिटिंग पर होंगी, इक्विटी आएगी, इक्विटी के साथ साथ क्या आएगा आपका, इंक्लूसिविटी आएगी, समझ में क्या, इंक्लूसिविटी आएगी। इंक्लूसिविटी किसको बोलते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ये होता है कि भाई जब हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, सबको एक इक्वल फुटिंग पर रखते हैं, ठीक है ना, तब हम उसको बोलते हैं इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो इंक्लूसिविटी कब आएगी, जब हम ये सब चीज़ें प्रमोट करेंगे। और यही बात सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ये बात करते थे, इसीलिए इनका एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये बात आप याद रखना। वुमेन की जब भी बात आए आपको इनके बारे में जरूर लिख देना आप अपने आंसर में, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, अब देख तो अगर मैं बात करूँ इंडिया में गर्ल एजुकेशन को रिलेटेड क्या है, क्या चल रहा है, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इंडिया में स्टार्टिंग से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया था ना कि भाई जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, समझ में क्या, उसको आरटी एक्ट भी मैंने आपको बताया था कि भाई आरटी एक्ट के तहत भी जो हमने देखा था कि आरटी जो प्रोविज़न डाला गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, वो क्या बोलता है कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। और उसमें लिखा है फॉर ऑल, ऑल मतलब वहाँ पर बॉयज़ भी इंक्लूडेड है, गर्ल्स भी इंक्लूडेड है, समझ में क्या। आरटी एक्ट जो है वो भी क्या ऐसा बोलता है कि सिर्फ बॉयज़ के लिए होगा, गर्ल्स के लिए नहीं होगा, नहीं, दोनों के लिए ही बात कर रहा है कि भाई, और ये चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही गारंटी कर रहा है, समझना क्या। तो बात हमेशा आप ये याद रखना कि जब आप आंसर लिखोगी तो वहाँ पे आप देखना कोई लीगल प्रोविज़न है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, अगर है तो वो बहुत अच्छा है। तो वैसे अगर हम बात करें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, हाँ तो हमको पता है आर्टिकल 21 ये बात करता है, आर्टिकल 21 ये बात करता है कि भाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आरटीई एक्ट आया था, आरटीई एक्ट 2009 है ना, आया तो 2008 में था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब से हो रहा है, 9 से हो रहा है, समझ में क्या। तो आरटीई एक्ट 2009 जो था वो आपका गर्ल्स एजुकेशन की बात करता है, समझ में क्या भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अब ये जो गर्ल्स एजुकेशन है ना, अब इसका देखेंगे कि भाई इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वुमेन की वो कम है एज कम्पेयर टू मैन, है ना। अगर मैं बात करूँ मैन की तो वो 54% वुमेन की है ना। और जितने भी मेल पॉपुलेशन उसमें 76% जो है वो मेन है, उनका ये जो है एजुकेशन है, उनकी लिटरेसी हाई है, समझ में गया। इसके पीछे का कारण देखेंगे कि ऐसा क्यों है, समझ में गया। बट देखेंगे कि भाई और आगे क्या क्या इसका रीज़न हो पा रहा है कि भाई ऐसा क्यों है कि भाई फीमेल, मतलब कुल मिला के आपको ध्यान में क्या रखना है, मेल आउट नंबर करते हैं फीमेल को, समझ में गया। काहे में, लिटरेसी में, समझ में गया। लिटरेसी में हाई लिटरेसी कहाँ पे है, हाई लिटरेसी हमारी मेल में, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं कि भाई ये जो प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, है ना, अभी यूनिवर्सल की तरफ हम अचीव कर लिए। जैसे कि भाई जो प्राइमरी एजुकेशन है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन मतलब जो 5वीं तक की बात करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई ये फ्री एजुकेशन टू ऑल की बात कर रहे हैं। थियोरेटिकल में तो यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि भाई जब हम स्कूल लेवल पर एजुकेशन देख रहे थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसके कारण ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाते हैं, ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। बट अभी आगे देखते हैं कि भाई इसमें क्या आगे समझना है हमको।
तो एक सेकेंड इसको मिटा लूँ। ठीक, देखो अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पे अगर मैं बात करूं तो भाई हमको क्या समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो फीमेल लिटरेसी है पाकिस्तान की 60% है, पेरू का दिया है और यहाँ पर इंडोनेशिया का दिया है। कोई काम का नहीं है, आपको ये सब याद भी नहीं रखना, समझा क्या भाई। आपको क्या देखना है कि भाई हाँ कुछ वर्क्स जो हैं उससे रिलेटेड हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको प्रमोट करना क्यों जरूरी है, समझ में आ गया, इसके क्या एडवांटेज होंगे, ये सब हम आगे देखेंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, वैसे भी हम इन चीज़ों को आगे देखने वाले हैं, समझ में आ गया। ये जो सिचुएशन आगे पूरा डिटेल में देख लेंगे, वापस से आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि भाई पहले आगे आगे का क्या सीन है इसमें, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ कि भाई क्यों क्या क्या बैरियर्स हैं गर्ल्स एजुकेशन को लेकर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बैरियर्स गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के, तो क्या क्या बैरियर्स हैं उस समझ लेते हैं जल्दी से। देखो एक कोटेशन है, थोड़ा सा इसको याद रखना। ये कोटेशन क्या है कि एजुकेटिंग अ बॉय इज एजुकेटिंग अ पर्सन, बट एजुकेटिंग अ गर्ल इज एजुकेटिंग अ नेशन। ये जब कभी भी वुमेन एजुकेशन पे बात आए तो ये कोटेशन हम जरूर यूज करना। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई आप जब बॉय को एजुकेट करते हो ना, तो सिर्फ आप एक पर्सन को एजुकेट करते हो, समझा क्या। लेकिन जब हम एक वुमेन को एजुकेट करते हैं तो हम पूरे नेशन को एजुकेट करते हैं। कैसे? क्योंकि आपको भी पता है कि भाई जब हम वुमेन को एजुकेट करते हैं तो वुमेन से वो उसके चिल्ड्रन पर आता है, समझना क्या। चिल्ड्रन और वुमेन आपस में भी कम्युनिकेशन करती है, तो वो वुमेन टू वुमेन फैलता है, समझना क्या भाई। वुमेन का अपने हस्बैंड से कम्युनिकेशन होगा, वो उससे भी उसी तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम जो होता है उसकी बात करेगी, अपने राइट्स की बात करती है, समझना क्या। तो जिससे क्या होता है कि भाई एक जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं हम उनको, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में क्या है भाई, इक्वालिटी की तो बात होती है, इक्वालिटी की, जस्टिस की, लिबर्टी की। जब हम वुमेन को ये सब चीज़ें बात करते हैं तो ये सब चीज़ें वुमेन को जब हम एजुकेट करते हैं तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल में आती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वुमेन को जब हम एजुकेट करते हैं तो भाई पूरे नेशन को एजुकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, समझना कि इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन मतलब क्या होता है, आप वुमेन को एजुकेट कर दो, बाकी वुमेन अब 10-15 लोगों को, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको वो उन चीज़ों के बारे में एजुकेट कर देगी, समझ गए। इसीलिए बोलते हैं इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो भाई एजुकेटिंग अ बॉय इज एजुकेटिंग अ पर्सन, बट एजुकेटिंग अ गर्ल इज एजुकेटिंग अ नेशन। ये थोड़ा सा कोटेशन आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई ये तो लिखा तो बहुत अच्छा है, बट ऐसा है तो फिर इंडिया में इतना ज़्यादा बैरियर क्यों है ना, वुमेन की लिटरेसी रेट कम है क्यों है, और वुमेन इतना एजुकेशन क्यों नहीं अफोर्ड कर पाती। तो सबसे पहला है कि भाई हमारा जो सोसाइटी का नेचर है ना वो कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर के कारण क्या होता है कि भाई हमारे जो थिंकिंग है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो आउटडेटेड है, पुराने समय के हिसाब से चलती है। इसलिए क्या होता है कि भाई हमारे जो फैमिली है वो पेट्रियार्कियल नेचर है, तो वो काहे में उनका जो माइंडसेट क्या है, पेट्रियार्कियल माइंडसेट है। उसके कारण बहुत सारी दिक्कत होती है। पेट्रियार्कियल माइंडसेट होने के कारण क्या होता है, हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो गए। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से क्या हो रहा है कि भाई हमारी फैमिली क्या होती है, वुमेन को या फिर गर्ल को एजुकेशन देने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझती है, समझ में। एक तो ये रीज़न आप बता दोगे क्या कि भाई एक तो हमारा जो फैमिली था, फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में आप बता दोगे, समझा क्या। उसमें आप क्या बताओगे फैमिली स्ट्रक्चर में कि भाई मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पेट्रियार्कियल स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या हो रहा है, उसके कारण क्या है, पुरुष प्रधान देश के कारण क्या होता है कि भाई हमारा जो पुरुष प्रधान फैमिली स्ट्रक्चर है वैसा बन गया है, वो वुमेन को डिनाई करता है एजुकेशन से रिलेटेड, समझा कि जब ये सब हमने बता दिया तो भाई उसके कारण ही मैंने आपको क्या बता दिया। और एक तो हमारे यहाँ की भाई अगर जैसे माँ है, माँ के अंदर वैसे भी अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस होगी कि भाई अपनी जो नीचे की जो वुमेन होगी, नीचे की गर्ल होगी, उसको एजुकेट करना है। लेकिन अगर उसके अंदर ही कॉन्शियसनेस की कमी है, वो खुद ही एजुकेटेड नहीं है, तो वो क्या एजुकेशन को प्रमोट करेगी, समझ में क्या। तो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस अमॉन्ग्स्ट फीमेल मेंबर्स, फैमिली के अंदर फीमेल मेंबर्स ही नहीं पढ़ाना चाहती हैं, समझ में क्या। दादी होती हैं, नानी होती हैं भाई, उसके अलावा आपकी जो मम्मी होती हैं, बहुत समय में वो भी क्या करती हैं, वो आपको मना करती हैं फीमेल एजुकेशन के लिए। इसलिए क्या होता है कि भाई ये हो नहीं पाता, समझ में क्या। तो भाई इस कारण भी ये एक दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ कि भाई मान लो चलो कैसे भी करके अगर पढ़ाई वगैरह चालू कर दी, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो सेफ नहीं है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है। देखो इसको लॉन्ग डिस्टेंस भी लिख सकते हो आप, लॉन्ग डिस्टेंस भाई
स्कूलिंग करने के लिए बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब वो डिस्टेंस क्या है कि भाई बस वगैरह चले तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि भाई रिमोट एरियाज में बस वगैरह कुछ नहीं है, रिमोट प्लेसेस होती हैं, तो फैमिली डिस्करेज होती है कि भाई हम अपने सुनसान जगह पे वो लड़कियों को कैसे भेज, समझा क्या? तो भाई सेफ्टी का एक इशू हो गया, समझा क्या? तो भाई उनको डर लगता है कि भाई सेफ होगा क्या भाई लड़की को स्कूल में भेजना, वहां पर एक दिक्कत फंस जाती, समझा क्या? तो भाई ये एक रीजन हो गया। नेक्स्ट, फैमिली का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है। भाई फैमिली सक्षम नहीं है। अब मान लो कि 4 लोग हैं, गरीब फैमिली है, अब वो सोचते हैं कि भाई इसको स्कूल भेजने से अच्छा हम इससे पैसे कमवा ले, समझा कि इसको काम पे लगवा देंगे। तो वो क्या करते हैं, स्कूल ना भेज करके वो क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है भाई फैमिली इनकम भी उनकी बन जाती है और वो डिस्करेज होते हैं कि भाई क्यों भेजें। एक तो लॉस ऑफ जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस था उसका भी लॉस हो जाएगा अगर हम इसको भेजेंगे, है ना? जो भाई एक फाइनेंशियल सोर्स था वो भी हमारा लॉस हो जाएगा अगर स्कूल को भेजेंगे। तो भाई एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ये होता है थोड़ा सा फैमिली के लिए, इसलिए भी वो डिस्करेज होते हैं फैमिली लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए। नेक्स्ट देखा था कि भाई कंजर्वेटिव फैमिली है, कंजर्वेटिव मेंटालिटी की अगर फैमिली है, कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, पुराने जो आउटडेटेड थॉट्स वाले जो होते हैं, समझ में, कि जो लिबरल नहीं होते, समझ में, कि जिसको मॉडर्निटी नहीं अच्छी लगती, तो वो लोग क्या करते हैं, एजुकेट नहीं करना चाहते अपने बच्चों को। तो उसके कारण भी एक ये रीज़न हो जाता है कि भाई जिसके कारण वुमेन क्या होती हैं, स्कूल एजुकेशन उनको नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि भाई मैंने आपको बताया ना कि भाई अब ये क्या होती है, सोर्स ऑफ इनकम होती है, जिसके लिए क्या होता है, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ में इनको लगा दिया जाता है, जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, समझ में, एक तो दूसरे के घर में भी लगा देते हैं और खुद के घर में भी। अब अगर मान लो कि भाई छोटी फैमिली है, काम काम ज़्यादा है, समझा क्या? तो भाई अब वो क्या करेंगे कि भाई बच्चों को ही लगा देंगे कि भाई तुम ही करो, लड़कियों को ही लगाते हैं अक्सर, समझ में क्या, कि भाई तुम घर का काम, अगर ये बच्ची पढ़ने चली जाएगी तो ये घर का काम कौन करेगा, फिर घर का काम करने के लिए दूसरे को किसी को लगाना पड़ेगा। तो वैसे पैसे की कमी है, एक और पैसे की दिक्कत आ जाएगी। तो पैसे का ही मेन दिक्कत होता है, जिसके कारण ये वाला भी एक कारण बन जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या बताया, नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको भाई कि भाई अर्ली मैरिज भी है, एक कारण है कि भाई क्या करते हैं कि भाई जल्दी से शादी कर देते हैं, जल्दी से शादी कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि लड़की एक फाइनेंशियल बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, लाइबिलिटी है एक फैमिली के लिए। तो लाइबिलिटी है और फाइनेंशियल बर्डन है, तो इसको भाई कितने दिन तक आप रखोगे अपने घर में? तो फैमिली का क्या मनसा रहती है कि भाई उसको जल्दी से विदा कर दें, ताकि क्या हो कि भाई जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, समझना क्या? और दूसरा रीज़न आपको मैं एक और ये बताता हूँ कि ये जो गर्ल होती है ना, ये गर्ल को वो यूनिट ऑफ ऑनर होती है, यूनिट ऑफ ऑनर किसी भी फैमिली के लिए वो यूनिट ऑफ ऑनर होती है। यूनिट ऑफ ऑनर मतलब समझते हो ना, कि भाई एक जो हमारा जो फैमिली स्टेटस है, अगर इसको कुछ हो जाएगा उस फैमिली स्टेटस को धक्का पहुंचने वाला है, तो भाई वो रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना? वो नहीं चाहते कि भाई कल को इसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, भाई इसके साथ कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाए जिसके कारण हमारा पूरा जो फैमिली का ऑनर है वही खत्म हो जाए। तो इसलिए भी वो डिस्करेज करते हैं, गर्ल को एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं, समझा क्या? तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना, यहाँ पे लिखा नहीं है बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझा क्या? ये ऑनर वाला जो फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो बड़ी फैमिलीज होती है ना, जो हाईली स्टेटस वाली जो फैमिली होती हैं, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ में होती हैं, अर्बन एरियाज़ में बोल रहा हूँ, रूरल एरियाज़ में ये बहुत होता है, समझ में गया? क्योंकि वहाँ पे स्टेटस मायने रखता है, समझ में गया? और आपकी अगर घर की लड़कियों को अगर ये सब एजुकेशन देते हो आप, और कंजर्वेटिव फैमिली है, तो फिर वो बात उस पर आ जाती है कि भाई ऑनर पे बात आ जाएगी, तो फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए भी वो क्या करते हैं कि भाई वो पढ़ाई करना नहीं देते उसको, बच्चियों को, समझ में? दूसरा नेक्स्ट रीज़न देखो कि भाई कई जो होते हैं ना, कई पेरेंट्स होते हैं जो मिक्स स्कूल होती हैं जहाँ पर मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो अवॉइड करते हैं पढ़ाना, समझ में क्या? वो कई बार वो रेडी होते हैं कि भाई हम अगर गर्ल्स की स्कूल है तो गर्ल्स वाले में भेज देंगे, है ना? लेकिन जहाँ पर बॉयज़ वाली भी है, गर्ल्स वाले भी, वहाँ पर हम नहीं भेजेंगे, समझ में गया? तो भाई एक तो एब्सेंस ऑफ जो डेडिकेटेड गर्ल स्कूल होती है ना, उनका लैक है इंडिया में, इसके कारण भी गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिल पाता, समझा क्या? तो ये भी एक रीज़न, ठीक ठीक है। नेक्स्ट रीज़न क्या है? नेक्स्ट रीज़न ये है कि स्कूल में वुमेन टीचर्स कम हो जाती हैं, समझ में? आप भी देखना कई बार क्या होता है, स्कूल में मेल टीचर्स का डोमिनेंस होता है, मेल टीचर्स का डोमिनेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये होता है कि भाई
उसमें क्या होता है कि भाई मान लो कल को वुमेन को, लड़कियों को, गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाता, प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो पाता, समझा क्या। और इसके अलावा आपने देखा है कि भाई कई बार क्या होता है, ये जो गर्ल्स होती हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन भी किया जाता है मेल टीचर्स के द्वारा। इसलिए भी क्या होता है कि भाई ये जो गर्ल्स एजुकेशन है वो स्कूल में नहीं हो पा रहा, समझा क्या। तो भाई ये कुछ रीजंस हैं जो हमने देखे कि भाई हाँ ये सब रीजन है जिसके कारण क्या होता है वुमेन का एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन बोल रहा हूँ मैं बार बार, वही वुमेन और गर्ल्स यहाँ पर सेम है, क्योंकि हम क्या करेंगे अभी धीरे से अभी हायर एजुकेशन में भी पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ पर वुमेन इंक्लूडेड हो जाती है, समझा क्या। तो थोड़ा सा ये बात को ध्यान में रखना क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देख लिए कि भाई इसके कारण क्या होता है वुमेन का एजुकेशन को थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है, समझा क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूँ आपको कुछ और रीजंस हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखो वुमेन को हमने, मीडिया है ना, जो मीडिया, मीडिया क्या करती है, मीडिया पकड़ती है किसको, वुमेन को, वुमेन को, वुमेन को पोर्ट्रे करती है, कैसे, एज अ, इसको पोर्ट्रे करेगी, कैसे दिखाएगी, देखो आपको बताता हूँ, एज अ यूनिट ऑफ कमोडिफिकेशन, एज अ यूनिट ऑफ कमोडिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन, समझा क्या। जैसे कि वो क्या है, एक कोई कमोडिटीज है, कैसे कि कोई ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक्स का एड देखा होगा आपने, समझा क्या। उसमें अपन अपन आप जो भी एडवर्टीजमेंट देखते हो कभी देखना, उसमें क्या होगा, मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट में वो वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, वुमेन को एज अ कमोडिटी दिखाते हैं, उसका कमोडिफिकेशन कर दिया, मीडिया ऐसा पोर्ट्रे करती है कि भाई वुमेन का जो यूनिट है यहीं तक रह गया, समझा क्या। एक्स का एडवर्टीजमेंट देखो, एक लड़का है और 100 लड़कियां हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई इसको लगाने के बाद अट्रैक्शन हो रहा है, तो मतलब आप ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हो ना, कमोडिफिकेशन कर रहे हो। तो ये क्या होता है, इसके कारण भी क्या होता है कि मेंटेलिटी बनती है लोगों में कि भाई पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, समझा क्या, ठीक है। तो भाई ये इसके कारण जो गलत पोर्ट्रे करती है मीडिया, वो वुमेन का जो एक इमेज है उसको गलत तरीके से दिखाती है, ये भी एक कारण होता है, समझा क्या। तो ये कमोडिफिकेशन हो गया सोसाइटी में, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया है हर चीज के लिए, भाई बस वुमेन को एक कमोडिटी ही समझा जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट ही समझा जा रहा है, समझा क्या। इसलिए भी लोग क्या नहीं करते, वुमेन को पढ़ाना नहीं चाहते, समझा क्या। वो देखते हैं कि भाई आगे जा करके तो ये फ्यूचर है, समझा क्या, ये पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं तो भाई जो नहीं पढ़ा लिखा लोग होगा वो फिर क्या सोचेंगे, समझा क्या। तो भाई इसके कारण भी एक वो होता है, समझा क्या। नेक्स्ट पॉवर्टी तो मैंने आपको बता दिया, पॉवर्टी भी एक दिक्कत है, और अवेयरनेस नहीं है लोगों में, अवेयरनेस नहीं है फैमिली में जाकर के, आप कभी टाइम टू टाइम कोई सेमिनार वगैरह नहीं करते तो फैमिली अवेयरनेस नहीं है, फैमिली उसके कारण क्या होता है वो उसको भेजने के लिए मतलब उनको कुछ एनकरेजमेंट नहीं मिलता। तो वही बोल रहा है कि भाई ऐसा क्या, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें कि भाई ये जो यूज ऑफ मीडिया है एज अ जो यूज करती है वुमेन को इन अ नेगेटिव सेंस, उस पर अगर हम ध्यान दें तो कुछ हो सकता है, समझा क्या, कुछ क्या मतलब बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, जो पोवर्टी वगैरह, जो पोवर्टी वगैरह अफेक्ट करती है कुछ फैमिलीज को, तो उनके लिए आप कुछ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का अगर आप अरेंजमेंट कर दो, मतलब अगर हम पोवर्टी इरेडिकेशन की बात करें तो देखो, अगर पोवर्टी, पोवर्टी का इसका डायरेक्ट रिलेशन है, पोवर्टी अगर ज़्यादा होगी, समझना क्या, तो वुमेन एजुकेशन भी उसका मतलब कम हो जाएगा, समझ में, वुमेन एजुकेशन नहीं हो पाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप पॉवर्टी को कम कर दो तो वुमेन एजुकेशन बढ़ जाएगा, ये रिलेशन है। तो भाई इस चीज पर भी ध्यान दे करके हम ये सब चीज को एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिलीज फ्रॉम अनप्रिविलेज फैमिलीज, समझ क्या, मतलब क्या है कि भाई जो अनप्रिविलेज फैमिली है, प्रिविलेज फैमिली मतलब जो आपकी बड़ी बड़ी फैमिली होती है, जो थोड़ा सा आपके समाज में, जो आपके विलेज में जो एक थोड़ा सा रेपुटेड फैमिलीज होती हैं, समझ क्या, उसमें उसको क्या कर सकते हो आप, उनसे आप इनको थोड़ा सा संपर्क में लाइए, उनको बात करवा दीजिए, समझा क्या। उससे क्या होगा कि भाई आपको पता है कि जब एक आपके यहाँ जो एक स्टेटस वाली फैमिली होती है उसको पूरा विलेज फॉलो करता है, उसको पूरा विलेज मानता है, समझा क्या। तो भाई अगर हम उनको लेकर के पकड़ें और उनके द्वारा इनको हम एज अ लिंक यूज करें, और बाकी जो आपके पूरे विलेज हैं उनको काउंसलिंग करवाया जाए, उनको थोड़ा सा वो कराया जाए, मतलब कि उनको बढ़ाया जाए, समझाया जाए, अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, तो उसमें बहुत कुछ हमको मिल सकता है, समझना क्या। अब यहाँ पर अनप्रिविलेज क्यों लिखा है, फिर हम प्रिविलेज क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पर अनप्रिविलेज इसलिए लिखा है क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो प्रिविलेज फैमिली होती है, समझना क्या, प्रिविलेज फैमिली को अर्बन एरियाज में क्या होता है कि भाई ज्यादा वो नहीं समझा जाता, जैसे मिनिस्टर्स वगैरह ये सब क्या है, प्रिविलेज फैमिली है। लेकिन अगर एक बड़ी वाली फैमिली होगी, समझना क्या, विलेज लेवल पर कुछ ऐसी रेपुटेड फैमिली होती हैं, अगर हम उनका यूज करते हैं तो भाई उसका ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अनप्रिविलेज लिखा है। लेकिन यहाँ पर अनप्रिविलेज भी हो जाएगा और प्रिविलेज भी होगा। प्रिविलेज कहाँ पर, प्रिविलेज मतलब जो
अर्बन रूरल एरियाज हैं वहाँ पर प्रिविलेज फैमिलीज का ज़्यादा थोड़ा सा डोमिनेट हो जाता है। समझ गए? तो थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन से क्या होता है, हायर एजुकेशन का मतलब ये है कि भाई हायर लेवल पर, कॉलेज लेवल की बात कर रहे हैं हम, 12वीं के बाद का, +2 वाली बात, +2 के, ठीक है ना, बियॉन्ड, ठीक है भाई, +2 के बियॉन्ड आप जा रहे हो, अब आप कॉलेज लेवल पे एंटर हो रहे हो, तो वहां पर क्या रीजन है कि वुमेन का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होता है, वुमेन नहीं हो पाता। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया, अर्ली मैरिज होता है। अर्ली मैरिज मतलब 12वीं पास हुई नहीं बच्ची और उसकी शादी कर दी भाई, जब शादी हो गई तो अब एजुकेशन उसका पीछे छूट गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि भाई जिसके कारण क्या हो रहा है, वुमेन एजुकेशन नहीं ले पाती। समझना क्या? नेक्स्ट आपको बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब होते नहीं है, जिसके कारण उनको अरेंजमेंट वो नहीं मिलता भाई, एनकरेजमेंट नहीं मिलता कि क्यों भेजें, है ना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं कॉलेज वगैरह जाने का। समझना क्या? और भाई इस समय आपने प्यूबर्टी वगैरह सब कुछ अचीव कर ली है, तो फैमिली को भी रिस्क लगता है कि भाई हमारे ऑनर का रिस्क हो जाता है, इसलिए वो उसको भेजना नहीं चाहती। समझना क्या? नेक्स्ट आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर प्री डिटरमाइंड जेंडर रोल्स, इसमें क्या है कि भाई फीमेल टीचर्स नहीं होती है, अभी मैंने आपको बता दिया। समझना क्या? जिसके कारण क्या होता है कि भाई फैमिली डिस्करेज होती है कि भाई सोचो आप हायर एजुकेशन में हो, हायर एजुकेशन मतलब कि आप भाई अब 18+ हो, 18+ हो गए हो और आप कॉलेज लेवल पर जा रहे हो, और वहाँ पर क्या होता है कि मेल का आपको बताया, अब सोसाइटी ऐसा हो गया, और हमारे यहाँ ऐसा दिखाया भी जाता है, आप देखो मूवीज़ में भी यही दिखाया जाता है कि भाई अफेयर्स वगैरह एक टीचर और एक उसके बीच में, जो कि मतलब आप क्या बोलोगे, मतलब ये अगेंस्ट एक पूरा एक वैल्यूज़ के अगेंस्ट होता है, एथिक्स के अगेंस्ट है, ये मोरालिटी के अगेंस्ट है। फिर भी इसको इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया गया है, इसको इतना अच्छे से दिखाया जाता है और इसको बहुत अच्छे से लोग समझते भी हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज़ है ये। समझ में आ गया? जो कि एक गलत मैसेज देती है सोसाइटी को, बट फिर भी उसको क्या किया जाता है, उसको हम एनकरेज कर रहे हैं। समझ में आ गया? कैसे? मीडिया के थ्रू। मीडिया में ही आपको बताया ना भाई, आप मूवी देखा होगा कि भाई सामने टीचर पढ़ा रहा है, वो उसको आंख मार रही है, एक बहुत अच्छी क्लिप है, अगर आप चाहो तो कभी यूट्यूब में उसको देख सकते हो। समझ में आ गया? भाई जो कि क्या है कि पूरा अगेंस्ट द वैल्यूज है ये सब चीज़। समझ में आ गया? और ये सब चीज़ जब दिखाते हो तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि भाई कल को कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो भेजना नहीं चाहते। समझ में आ गया? नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन का पीरियड रहता है, जैसे पीरियड्स का समय होता है, तो उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, है ना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि भाई वहाँ पर हैंड वॉशिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें मिस करती हैं, ये स्कूल में भी दिक्कत है और ये कॉलेज में भी दिक्कत है। जब अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर क्या होगा कि भाई वो वहाँ पर जाने के लिए डिस्करेज होंगे। समझ में गया? नेक्स्ट क्या बताया कि भाई ये तो आपको पता ही है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इतना ज़्यादा हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हमने कर दिया है, जिसके कारण एजुकेशन को अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है, बहुत हाई हो जाता है। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई लेबर शॉर्टेज होती है फैमिली में, इसलिए वो क्या करते हैं, वो एनकरेज नहीं होते कि भाई क्या क्यों भेजें, क्योंकि अगर हम भेजेंगे तो भाई हमारा जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो अफेक्ट हो जाएगा, तो हम क्यों भेजें उनको स्कूल। तो ये एक कारण होता है जिसके कारण वो क्या होता है, भेजना नहीं चाहते। समझ में गया? नेक्स्ट देखते हैं हम कि भाई और थोड़ा सा रीज़न देख लेते हैं। नेक्स्ट अभी क्या है कि भाई लोग अवेयर भी नहीं है। जैसे हम अगर स्कूल की एजुकेशन की बात करें, उसके लिए भी सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ आंदोलन लॉन्च की है। समझ में गया? बट इन सब चीज़ों के बारे में रूरल एरियाज़ में लोगों को पता ही नहीं है कि भाई अगर हम बेटी को बचा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो इसके कारण क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाले। समझ में गया? कि भाई इसका क्या आउटपुट क्या निकलने वाला है, इसके बारे में वो अवेयर नहीं है। समझ में गया? इसके अलावा देखो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा वो कर देती है, कंडीशनैलिटी अटैच कर देती है। कंडीशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें बताया ना मैंने कि भाई आपको ये वाली फैसिलिटी अवेल करना है तो 10 कंडीशन रख दी। समझ में गया? ये वाला अगर आपको साइकिल चाहिए स्कूल जाने के लिए तो 10 कंडीशन अटैच कर दी। तो इतना कंडीशन में लोग चक्कर में ही नहीं पड़ते, बोले कि कौन बार बार कागज और इसका चक्कर लगाए, कागज बनवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, इतनी सारी कंडीशनैलिटी होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि भाई वो डिस्करेज होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई कौन इन सब चक्कर में पड़े, इससे बढ़िया हमको ये सब करना ही नहीं। समझ में गया? उसका भी मैंने आपको बताया बेनिफिट्स होते हैं, यूनिवर्सल नहीं होते हैं। समझ में गया? भाई किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके कारण वो उस स्कीम को अवेल नहीं कर पाएगा। समझ में गया? तो फिर अब वो क्यों भेजेगा अपने सोचो आप, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, फैमिली का पॉवर्टी में है, इतना सब कुछ सोच करके कि भाई हाँ चलो अगर अवेयर है भी तो वो थोड़ा सा मन मार करके बच्चों को भेज देगा। फिर उसके बाद इतनी सारी गवर्नमेंट की कंडीशनैलिटीज अच्छी अटैच हो जाती हैं, तो फिर उसको लगता है कि यार छोड़ो ही, हटाओ, ये सब क्यों करा जाए।
समझ में गया। तो ये कंडीशनैलिटीज अटैच कर दिया जाता है, और वही बता दिया मैंने आपको, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया जाता है। समझ में कि भाई आप इसके लिए एलिजिबल हो गए, इसके लिए ये कंडीशंस होती है। इसके कारण जब आप यूनिवर्सलाइज नहीं करते हो, स्पेसिफिक कर देते हो और बहुत सारा कंडीशन अटैच कर देते हो, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएट कर देते हो, तो फिर क्या होता है, पीपल डिस्करेज होने लगते हैं, वो क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। समझ में क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये सजेशन देता है कि हायर एजुकेशन में करने के लिए क्या करना चाहिए आपको। तो भाई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, है ना, ऐसा इकोसिस्टम बनाओ ताकि लोग क्या हो, लोग जाने कि भाई एजुकेशन देने का क्या इंपॉर्टेंस है ना, तो वो अपने बच्चों को भेजना चालू करेंगे। समझ में, बच्चों को भी सेल्फ मोटिवेशन करा जाना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन करने का मतलब क्या है कि भाई बच्चों को खुद अवेयर करवाओ इतना कि भाई आप अगर पढ़ोगे तो ये सब आप कर सकते हो। समझ में क्या कि भाई आपको फ्यूचर में ये आप बन सकते हो, आपको ये दिक्कत नहीं होगी। तो उसके कारण क्या होगा भाई, हम थोड़ा सा जब बच्चों के अंदर एक वो पोटेंशियल आ जाएगा ना, थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा, तो फिर वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कराने में सक्षम होते हैं। समझ में क्या। इसलिए भी, और सिर्फ इतना ही नहीं करना है आपको, फैमिली को, पेरेंट्स को भी मोटिवेशन करना है। मान लो कि भाई जैसे कि मैं आपको बता दूं, कम्युनिटी का रोल होना चाहिए। कम्युनिटी का रोल कैसे होना चाहिए, इसके रोल बढ़ाने की जरूरत है। इसका रोल कैसे बढ़ाने की जरूरत है कि भाई कम्युनिटी रोल में क्या किया जाता है कि भाई जैसे मान लो कि पंचायत है, ग्राम सभा है, जब हम उसको ही ये सब चीज, वही अगर अपने गांव के लोगों को अवेयर करेगी, समझाएगी कि भाई पढ़ा लिखा करके हम इतना सब कुछ करेंगे, तो जब ग्राम सभा ही ये सब चीज करेगी, ग्राम पंचायत ही ये सब करेगी, और एज अ कम्युनिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ ये सब करते हैं ना, तो भाई लोगों पर डीपर इम्पैक्ट पड़ता है। समझा क्या, उन पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए भी हमको ये करने का जरूरत है। समझा क्या, ठीक है ना भाई। पीपल को अवेयर कराओ, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की, जब हम स्कीम से अवेयर कराते हैं तो उससे क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम्स से जब अवेयर हो जाते हैं वो लोग, तो फिर उनको थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है, तो क्यों ना फ्री में तो कर रही है सब कुछ, तो भाई हम क्यों ना अपने बच्चों को भेज दिया जाए। समझना क्या। तो भाई अवेयर करने का भी एक सॉल्यूशन जो है ये हमको देखने को मिलता है। ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ वुमेन एजुकेशन, कि वुमेन एजुकेशन को देने के बाद क्या एडवांटेज है। समझ में गया, इसकी बात करते हैं कि भाई क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं वुमेन के एजुकेशन को देने के बाद। तो यहाँ पे बोलता है कि भाई जब हम वुमेन को एजुकेशन देखते हैं, देखो ये है वुमेन, है ना, इसको हमने क्या दिया, एजुकेशन दिया, तो हम एक एक यूनिट इनपुट क्या है, एजुकेशन एक इनपुट है, आउटपुट ये बताना चाह रहा है कि भाई एजुकेशन देने का आउटपुट क्या होगा। तो उसके वही समझते हैं कि भाई एडवांटेज क्या होगा वुमेन को अगर हम एजुकेशन देंगे। आप इतनी सारी बात बता रहे हो, वुमेन को एजुकेशन देंगे देंगे देंगे, लेकिन देने से होगा क्या। तो वही ये बोल रहा है कि भाई जब हम वुमेन को एजुकेशन देते हैं तो सोशल डेवलपमेंट होता है। समझना क्या, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो बहुत सारी इश्यूज जो होती हैं सोसाइटी की, अगर हम वुमेन को एजुकेट करेंगे ना तो उससे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। समझना क्या, इवन इसीलिए कोठारी कमीशन ने भी 1968 में रिकमेंड किया था कि भाई वुमेन एजुकेशन को आप प्रमोट करो, क्योंकि वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करके हम सोशल डेवलपमेंट ला सकते हैं। अब कैसे लाएंगे आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो, मान लो कि भाई एक वुमेन है ना, उसको हम अगर हम एजुकेट करेंगे तो उस वुमेन को पता है कि भाई अर्ली चाइल्डहुड केयर को कैसे हैंडल करना है। समझना क्या, भाई आपको प्रेगनेंसी कैसे वो करना है, हैंडल करना है। समझना क्या, उसके कारण क्या होता है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, समझना क्या भाई, अब उसको क्या कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है। अगर एजुकेट वुमेन होगी तो सब कुछ ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी, अपने बच्चे का भी ध्यान रखेगी। तो उसके कारण वो जो डिलीवरी होती है उसमें भी वो काहे का डिलीवरी के लिए जाएगी, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जाएगी। इससे जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करेगी वो, तो उसके कारण क्या होगा, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होगा वो भी कम हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा वो भी कम होगा। क्यों, क्योंकि एजुकेटेड वुमेन होती है तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगी। तो इससे क्या होता है, जो हमारे देश का सोशल इंडिकेटर होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब सोशल डेवलपमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो हाँ, सोशल डेवलपमेंट आएगा। जो छोटे ही एज में बच्चे की डेथ हो जाती है क्योंकि उनका प्रॉपर केयर नहीं हो पाता, उन सबको भी ये हैंडल करेंगी। समझना क्या, इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह को भी तो ध्यान में रखेंगी कि नहीं रखेंगी, तो उसके कारण सोशल डेवलपमेंट आता है। तो पहला पॉइंट हमारा जो था, सोशल डेवलपमेंट कैसे आता है वुमेन को एजुकेट करके। और भी कुछ पॉइंट समझ जाओगे आप तो और अच्छे से ये पॉइंट को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम, जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको खत्म करके हम क्या ला सकते हैं वुमेन के एजुकेशन से, जेंडर इक्वालिटी। मतलब अभी जो जेंडर को लेकर के भेदभाव होता है मेल और फीमेल में, हर चीज को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, वर्कफोर्स को लेकर के, लेबर फोर्स को लेकर के, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो क्या होता है, वो कम हो सकता है। ऐसा प्रिविलेज सोसाइटी, मतलब जो हायर
हायर ऑर्डर की जो सोसाइटी है उनमें तो ये सब दिक्कत नहीं होती है, बट जो ये नीचे वाली सोसाइटी है ना भाई, उनमें बहुत सारा दिक्कत होता है। ये किसका? ये जेंडर इनइक्वालिटी का। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक एजुकेशन एक टूल है। समझ में क्या भाई? जो एक देखो, एक तरफ है वुमेन, एक तरफ है वुमेन, एक तरफ है मैन। मैन का देखो एजुकेशन, एजुकेशन भी वुमेन का कम है, मैन का एजुकेशन ज़्यादा है ना, एजुकेशन ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट भी वुमेन का कम है, मैन का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे कम है ये चीज़, यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा है। ये मेल के लिए हर चीज़ में ज़्यादा है, फीमेल के लिए हर चीज़ में कम है। तो देखो ये गैप दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का लेकर, इसको बोलते हैं जेंडर गैप। ठीक है ना? जेंडर गैप किसी भी सेक्शन में हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, एजुकेशन को लेकर के हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो सकता है, राइट्स को लेकर के हो सकता है, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकता है। तो ये जो भी जेंडर गैप है, जब हम वुमेन को उनको एजुकेट करते हैं तो उनको अपना राइट्स पता चलता है। समझ में गया? तो वो अपने आप को असर्ट करती है, अपने राइट्स को लेकर के असर्ट करती हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जेंडर गैप जो होती है एक सोसाइटी में, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। ठीक है ना? और ये को एजुकेशन मतलब क्या होता है? को एजुकेशन मतलब एक साथ दोनों को पढ़ाते हैं जब, है ना, एक ही इंस्टीट्यूशन में, एक ही स्कूल में जब दोनों एक साथ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं को एजुकेशन। समझ में क्या? तो दोनों जब ऐसा करते हैं तो इंटरमिंगलिंग भी होता है। इसके कारण वो और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, अबाउट देयर राइट्स, है ना, अबाउट देयर प्रिविलेजेस, सब कुछ वो अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना थोड़ा सा कि जेंडर इनइक्वालिटी को हम क्या खत्म कर सकते हैं, तो क्या ला सकते हैं हम जेंडर इक्वालिटी क्लास। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी भाई? वुमेन अगर एजुकेट होगी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाएगी, एम्प्लॉयमेंट करेगी, अच्छी अच्छी जगह जॉब कर पाएगी तो भाई जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है मतलब इकोनॉमिक के लिए, जो हमारे नेशन के लिए क्या है, एक तरीके से प्रोडक्टिव काम कर रही है, मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। समझ में क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये मैंने आपको अभी बताया कि एजुकेटेड वुमेन क्या करती है भाई, उसका चांस होता है कि भाई वो अपने फैमिली और फैमिली में जितने भी लोग काम करते हैं, है ना, उनके फैमिली का जो हेल्थ है ना भाई, 5 लोग अगर फैमिली में काम कर रहे हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ओल्ड एजेस के लोग हैं, उनका जो भी हेल्थ है उनके लिए बेटर डिसीजन ले सकती है वो। समझ में क्या? अगर एजुकेटेड वुमेन होगी, उसको पता रहेगा कि भाई कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर क्या काम करना है, कैसे हम इनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकती है, बेटर कोऑर्डिनेट कर सकती है। समझा क्या? और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि एक सर्वे अगर कराया जाए और उसमें देखा जाए कि भाई एक तरफ इलिटरेट वुमेन है, वो अपने फैमिली को कैसे मैनेज करती है, एक तरफ लिटरेट वुमेन है, वो अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करती है, तो आपको इन दोनों में गैप मिलेगा। समझ में क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट ये बोल रहा हूँ कि भाई ये देखा गया है कि जो लिटरेट वुमेन होती है उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम मतलब अगर लिटरेट है तो कम होगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी। लेकिन अगर ये इलिटरेट वुमेन है तो यहीं पर ये चीज़ हाई हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना है इन सब चीज़ों को, तो इनकी डेथ्स ज़्यादा होती है। इसलिए भी यहाँ पर क्या हो जाता है, वुमेन का एजुकेशन जरूरी है। समझा गया? तो भाई ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्यों वुमेन का एजुकेशन जरूरी है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि भाई हाँ, ये कुछ कारण है जिसके कारण वुमेन का एजुकेशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। अभी बताया मैंने, अगर भाई वुमेन को एजुकेट करोगे तो लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है ना भाई, हाइजीनिक तरीके से रहेंगे, सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करके रहती है फैमिली, है ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट वगैरह मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि भाई उससे क्या होता है कि भाई वुमेन का जब हम एजुकेशन देंगे, एजुकेटेड वुमेन होगी तो वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, एक लिविंग स्टैंडर्ड आपका इंक्रीज होता है। समझना क्या? वो उसके कारण लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि भाई वो एजुकेशन को भी तो बढ़ावा देंगे फिर अपने बच्चों को, बेटर एजुकेशन, भाई बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना भाई, बेटर एजुकेशन। सोचो एक एजुकेटेड वुमेन होगी तो वो क्या करेगी, अपने बच्चों को भी एजुकेशन की तरफ प्रवोक करेगी। बेटर एजुकेशन के साथ साथ बेटर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो सब कुछ अच्छी तरीके से समझ पाएगा या फिर समझ पाएगी। उसके कारण क्या होगा, बेटर इंटीग्रेशन, तो बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहीं पे बात आ जाती है कहाँ पे, जो अभी हमने छोड़ा था कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति, उसको अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन अभी क्या होता है कि भाई किसका ग्रोथ हो रहा है, सिर्फ जो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, है ना, जो हायरार्की में ऊपर के जो वर्ग के लोग हैं, इकोनॉमिकली प्रिविलेज,
सोशली प्रिविलेज सेक्शन के जो लोग हैं वही क्या होते हैं कि भाई बेटर तरीके से उनका जो स्टेटस है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई अगर अंडर प्रिविलेज लोगों का भी उनकी यूनिट में जो फैमिली यूनिट में जो वुमेन है, अगर हम उनको एजुकेट करेंगे तो उनका भी तो बेटर इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, क्योंकि एजुकेशन से आएगा, ये देखा अभी, लिविंग स्टैंडर्ड से एम्प्लॉयमेंट, भाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब कम होगा। ये सब कम होगा मतलब इनका भी तो बेटर तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं, असिमिलेट कर रहे हैं अपने मेन स्ट्रीम में, उसके कारण क्या हो रहा है, इनका भी तो ग्रोथ होगा। समझना क्या? तो वही लिखा है, देखो, डेवलपिंग नेशन स्ट्राइव्स फॉर ग्रोथ इन ईच सेक्टर, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड एजुकेशन इज अ वे टू अचीव द गुड। ये तो हमने ऑलरेडी पता ही है कि भाई एजुकेशन से हम क्या क्या चीज नहीं कर सकते। वही इसमें लिखा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ आ जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट होगा। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा कि भाई हाँ देखो, एजुकेशन से क्या होता है, मैंने आपको बताया, एजुकेशन से इमेंसिपेशन होगा वुमेन का इमेंसिपेशन, है ना। इमेंसिपेशन मतलब अपलिफ्टमेंट, इमेंसिपेशन, ठीक है। वुमेन का इमेंसिपेशन, उसको एम्पावर कर रहे हैं मतलब वो अपने से सारे डिसीजन ले सके, है ना। सोचो कि भाई अगर वुमेन एम्पावर्ड होगी तो फैमिली के सारे डिसीजन ले सकती है, इवन अगर उसकी फैमिली का मेल मेंबर ना रहे जब भी। सोचो अगर मेल मेंबर नहीं है और वुमेन एम्पावर्ड नहीं है तो फिर तो उस फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया और वो अब सर्वाइव नहीं कर सकती ऐसी सोसाइटी में, समझ में, जहाँ पर इकोनॉमी ही हर कुछ मैटर करता है। लेकिन अगर हम एजुकेट कर दें उसको तो कॉम्प्रिहेंसिवली इंटीग्रेटेड मैटर में वो सारे डिसीजन ले सकती है और अपने वो खुद से ही डिसीजन ले सकती है, समझ में गया। जिससे क्या होगा कि भाई वो अपने फैमिली को अच्छे तरीके से चला सकती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी एक राइट है, ये बात याद रखना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वुमेन को हम एम्पावर कर रहे हैं, मतलब वुमेन अपने राइट्स के बारे में एक्नॉलेज कर रही है ना, उसको अपने राइट्स के बारे में पता है, ठीक है ना। वुमेन्स को अपने पूरे राइट्स के, अपने अधिकारों के बारे में पता है, सारे लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह, एजुकेटेड होगी तो सब कुछ जानेगी कि भाई क्या लेजिस्लेशन है, क्या लीगल प्रोसीडिंग्स है। वो रेशनल डिसीजन ले सकती है, समझ में, कि वो रेशनल डिसीजन, कल को कुछ गड़बड़ होती है तो वो लीगल का, लेजिस्लेशन का सहारा लेकर के रेशनल डिसीजंस ले सकती है, समझ में क्या। भाई हरी में डिसीजन नहीं लेगी, प्रॉपरली अगर एजुकेटेड रहेगी तो एक सिस्टमेटिक वे में पूरा जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करेगी। तो उससे क्या हो रहा है कि वुमेन क्या हो रही है, इंटीग्रेट हो रही है मेन स्ट्रीम में। जैसा मेल डिसीजन ले पा रहा वैसा वुमेन भी डिसीजन ले पा रही, जैसे मेल के राइट होंगे वैसे फीमेल्स के भी राइट होंगे, तो उससे क्या होगा, वुमेन का एम्पावरमेंट होगा। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी मतलब कैसे? वुमेन होगी तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, जैसे पंचायती राज में देखा है भाई, विधानसभा में वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है, उसके साथ साथ वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में भी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होता है। वुमेन का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट होना डेमोक्रेटिक मींस के थ्रू, इसका मतलब क्या है, वुमेन को एम्पावर कर रहे हो मतलब वुमेन फ्रेंडली डिसीजन लिए जाएंगे, वुमेन्स से रिलेटेड डिसीजन लिए जाएंगे, वुमेन के हित में डिसीजन लिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा ये सब होगा तो उतना ज़्यादा वुमेन का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, एक साइकिल चलने लगेगी कि नहीं चलने लगेगी। तो इसीलिए स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी मतलब क्या है, वुमेन का पार्टिसिपेशन कहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, समझेगा ना। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब कि भाई जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, इनमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो भाई वुमेन सेंट्रिक डिसीजन लिए जाएंगे, वुमेन की सारी वॉइस वहाँ पर रेज की जाएगी। उससे क्या होगा आपको पता है कि भाई उससे क्या होगा, वुमेन सेंट्रिक डिसीजन पॉलिसीज बनेंगी, वुमेन से रिलेटेड, वुमेन की डेवलपमेंट के रिलेटेड पॉलिसीज बनेगी। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि वुमेन का एम्पावरमेंट होगा और फर्दर वुमेन सेंट्रिक सारे एक्टिविटीज़ रहेंगी, समझा क्या। तो ये भी एक कारण है जिसको मैंने आपको बता दिया एडवांटेज। आप देखते हैं क्या कि कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर लें अगर, कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है वुमेन्स को एजुकेशन को लेकर के। तो अगर हम बात करें तो एक साक्षर भारत मिशन है, समझा गया। इस मिशन को 2008 में लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो वुमेन की लिटरेसी रेट है, ये देखो यहाँ पे याद रखना, वुमेन का लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना है। अभी हमने देखा कि भाई वुमेन का लिटरेसी रेट हमने देखा था कि कम है एज फार टू मेल, है ना। मेल के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू मेल क्या है इनका जो ये है लिटरेसी रेट, वो कैसा है, कम है। तो उसको क्या करने का जरूरत है, उसको थोड़ा सा
ये जो गैप है इसको कम करने की ज़रूरत है। मतलब फीमेल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए साक्षर भारत मिशन लॉन्च किया गया था, याद रख लेना 2008 में। कब लॉन्च किया था ये सब नहीं याद रहेगा आपको, तो मैं आपको बता दूं बस साक्षर भारत अभियान या फिर मिशन याद रखना काहे के लिए, तो वो फीमेल की लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट सबला प्रोग्राम है। सबला प्रोग्राम में क्या होता है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, समझा क्या, एडोलेसेंट गर्ल्स को हम एम्पावर करते हैं भाई, ताकि वो क्या करें भाई, जैसे कि हम उनको क्या करते हैं, एडोलेसेंट जो गर्ल्स होती है ना उनको बहुत इसमें ना बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं उन गर्ल्स को, जैसे न्यूट्रिशन रिलेटेड क्या उनको कैसे, अब एडोलेसेंट एज में है तो उनका हेल्दी डेवलपमेंट जरूरी हो गया, तो न्यूट्रिशन रिलेटेड एक्टिविटीज प्लस इनको ये भी सिखाया जाता है कि भाई आपको डिसीजन कैसे लेना है, आपके राइट्स क्या होने वाले हैं, समझा कि आपको पॉजिटिव मतलब जो बोलता है कि एक गुड टच बैड टच क्या होता है, ये सब उनको समझाया जाता है, समझा क्या भाई, सेक्सुअल एजुकेशन दी जाती है उनको, तो ताकि वो कल को समझे कि भाई इंटेंशन क्या होता है, गुड इंटेंशन क्या होता है, बैड इंटेंशन क्या है, ये सब क्या काहे के थ्रू करते हैं हम, सबला इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपको बता दिया 6 से 14 साल की जो बच्चे होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल का प्रोविजन है, ये बात तो हमने बहुत पहले ही समझ ली। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, मतलब ये क्या है, ये जो अपर प्राइमरी स्कूल होती है ना गर्ल्स, उनके लिए रेसिडेंशियल फैसिलिटीज को बनाना, मतलब जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं ना उनका काम करना, ये जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय है मतलब क्या करेगी कि ऐसी स्कूल्स जहां पर रेसिडेंशियल स्कूल समझते हो ना, जहां पर वुमेन्स रह करके एजुकेशन अपना एडाप्ट कर सकें, उससे रिलेटेड जो चल रहा है उसको बोलते हैं क्या, कस्तूरबा बालिका विद्यालय इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो ये इनिशिएटिव 4 इनिशिएटिव यहाँ पर हमने देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या और क्या इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आपको बोल दूं मैं, ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, देखो इसमें क्या है कि भाई जो ड्रॉप आउट रेट्स है ना, ड्रॉप आउट रेट्स होती हैं जो कुछ लड़कियों की, वो क्या होता है बढ़ जाती है, समझा, कुछ गर्ल्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की जो गर्ल्स होती हैं उनमें क्या हो रहा है, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, विलेज में एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप का काम क्या है कि भाई इन वुमेन्स का ड्रॉप आउट रेट क्यों हो रहा है, इस कम्युनिटी के मान लो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनमें ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, तो भाई उनके रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, उसी विलेज लेवल पर एक कम्युनिटी अगर बना दें, एक ग्रुप बना दिया जाए, तो बेटर तरीके से समझ पाएगा ना कि भाई हाँ इस यहाँ ये वाले मोहल्ले के लोगों में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हो सकता है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो भाई विलेज लेवल डिस्क्रिमिनेशन हो, है ना, अपर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कर सकें, पकड़ सकें, और फिर उससे रिलेटेड रेलेवेंट डिसीजन जो होते हैं उसको हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें, इसलिए ये डिसीजन लिया जाता है। ये ग्रुप का काम क्या होता है, सुपरवाइज करना कि भाई जो गर्ल का अटेंडेंस है वो क्यों कम हो रही है या फिर क्यों बढ़ रही है, समझा क्या, किस कम्युनिटी का क्यों ज़्यादा है, इसका क्यों कम है, उसका ज़्यादा होने का अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, वो इसमें क्यों ना इम्प्लीमेंट किया जाए, समझा क्या। तो ये सब काम किसका है, इनका देखना। नेक्स्ट क्या देखा, महिला संघ। महिला संघ मतलब मैंने आपको बता दिया, इस स्कीम के तहत क्या है, महिला संघ बनाते हैं, मतलब एक ग्रुप बना दिया जा गया, जहां पर क्या होता है, मान लो वुमेन का एक ग्रुप बना दिया आपने, है ना, एक गांव है उसमें आपने वुमेन रिलेटेड एक ग्रुप बना दिया। अब क्या हो रहा है, मान लो कुछ लड़कियां हैं वो स्कूल जाती हैं, उनको परेशान किया जाता है लड़कों के द्वारा बीच रास्ते में, ठीक है, अब वो क्या कर सकती है, घर में भी नहीं बता सकती, समझा क्या ना, क्योंकि डर लगता है कि भाई स्कूल वगैरह बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर बताती भी हैं घर में तो घर वाले कुछ एक्शन नहीं ले सकते, तो ऐसे इस चीज को डील करने के लिए महिला संघ बना दिया गया। महिला संघ मतलब जहां पर वुमेन जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा पा रही है, कॉलेज नहीं जा पा रही हैं, और इनके अगर इनका कुछ एक्सप्लॉइटेशन होता है, कुछ इनका एब्यूजमेंट हो रहा है, तो इससे रिलेटेड सारी बात वो यहाँ पर महिला संघ में रखें। अब ये महिला संघ हो सकता है कनेक्ट हो पुलिस स्टेशन से, हो सकता है ये महिला संघ कनेक्ट हो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर से, कि ये बात को वो वहाँ पर रख दें, समझेगा, तो फिर क्या होगा, उस पर एक्शन ले सकते हैं, समझा क्या। इससे क्या होगा, वुमेन भी थोड़ा सा एनकरेज होंगी कि भाई कल को इनको कोई भी फिजिकल असॉल्ट होता है, मेंटल इनका हरासमेंट होता है, उन चीज़ों को हैंडल करके हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से इनको टैकल कर सकते हैं। तो महिला संघ होती हैं, ये क्यों किया गया है, ताकि वुमेन एजुकेशन को हम एनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। माध्यमिक शिक्षा है मतलब समझ गए, में आ गया हो गया। प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी, माध्यमिक मतलब मिडिल, मतलब ये जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है, और उच्चतर शिक्षा मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर लिखे गए राष्ट्रीय, देखो यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान, मतलब समझ जाना प्राइमरी स्कूल से है।
समझ में क्या? माध्यमिक शिक्षा लिखा है मतलब सेकेंडरी स्कूल में जो भी दिक्कत होती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको डील करने के लिए है ये। समझ में क्या? भाई प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, प्रॉपर कैमरेज नहीं है, टॉयलेट का अरेंजमेंट नहीं है, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं है, समझ रहे ना, लैब्स नहीं है, ये सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम्स होती है। समझ में क्या? यहीं पर अगर उच्चतर लिखा होगा तो समझ जाना वो कॉलेज लेवल के लिए होता हो, समझ में क्या? हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इसका काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्कूल एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल लेवल में भी, और लड़कियों से रिलेटेड जो हॉस्टल्स होते हैं, कई बार गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं जहाँ पर स्कूल का हॉस्टल का भी अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ के लिए भी। समझ में क्या? नेक्स्ट क्या बात है? धनलक्ष्मी स्कीम। धनलक्ष्मी स्कीम क्या है? देखो, धनलक्ष्मी स्कीम क्या है? ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है। समझ में? कंडीशन मतलब कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम। अब इसका मतलब क्या है? कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम मतलब कुछ कंडीशंस अटैच है। समझ में क्या? उस कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आपको आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। कभी भी कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम होती है तो समझ जाना उसका मतलब क्या है। कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन को अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया गया होगा। समझ में क्या? कि भाई ये कंडीशन अगर आप फुलफिल कर दिए हो तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल कर दिया तो इतना पैसा, ये कंडीशन फुलफिल कर दिया तो इतना पैसा। वैसे यहाँ पर ये जो धनलक्ष्मी स्कीम लिखा है, धनलक्ष्मी ये भी क्या है? कंडीशनल मनी ट्रांसफर स्कीम है, जिसमें क्या होता है? 3 कंडीशंस अटैच हैं। क्या? जब आप मान लो अगर एक बच्ची हुई, समझे क्या? बच्ची का आप बर्थ हुआ, बर्थ के समय आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो कुछ पैसा आपको एलोकेट कर दिया गया। समझा क्या? फिर दूसरा टाइम जब इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो गया, मतलब जैसे पोलियो अभियान होता है, भाई टीकाकरण होता है, वो भी आपने करवा लिया तो मान लो आपको 2000 रुपए दे दी। समझा क्या? थर्ड कंडीशन हमारे काम का है कि भाई अगर वो वुमेन गर्ल चाइल्ड जो है, अगर उस गर्ल चाइल्ड का एनरोलमेंट हो गया स्कूल में, समझा क्या? भाई अगर उसका स्कूल में एडमिशन हो गया, अगर आपने एडमिशन करा दिया तो भी आपको क्या होगा? कुछ पैसा, मान लो 2000 रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए। तो ये क्यों है? धनलक्ष्मी स्कीम से क्या होगा कि भाई हर व्यक्ति एनकरेज होगा ना कि भाई मैं एडमिशन कराऊंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा। समझना क्या? उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मैंने आपको बताया कि अकाउंट खुलवा दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि भाई जब तक वो स्कूल पढ़ाई कर रही है तब तक आप कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करो, सरकार कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगी, और तब जितना जब तक आप कंट्रीब्यूट कराते रहोगे, मतलब जब तक उसको 12th कंप्लीट नहीं हो रहा है उसको कराने दो। समझना कि आप भी कंट्रीब्यूट करो, उतना ही सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, तो आपका अकाउंट बढ़ रहा है। तो बच्ची जब एलिजिबल हो जाएगी, 18+ हो जाएगी, अब वो आगे जब भी जो भी करना चाहे, जैसे आपको उसकी शादी करनी है 18 साल के बाद, या फिर मान लो कि भाई उसका हायर एजुकेशन के लिए, तो इतना सारा जो ये कलेक्शन किया था आपने पैसा, इसको यूटिलाइज कर सकते हो उन सब पर्पस के लिए। तो ये सब सरकार क्यों करती है? ताकि वुमेन एजुकेशन को क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर ये जितना भी इनिशिएटिव हमने देखा, ये सब काहे के लिए है? ताकि वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जाए। काहे के लिए? वुमेन एजुकेशन के लिए। समझ में? इसके अलावा बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं, आप और गूगल कर लेना और देख लेना कौन कौन सी इनिशिएटिव्स हैं, और जो भी करंट में आता रहता है उससे आप अपडेट कर लेना, तो आपका ये वुमेन एजुकेशन वाला टॉपिक जो होगा कॉम्प्रिहेंसिवली रूप से तैयार हो जाएगा। समझा क्या? तो यहाँ पर जो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, तो 4-5 इनिशिएटिव लिखना रहता है, इतना सारा हमने डिस्कस कर लिया, आप कोई भी उठा करके मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ कि भाई क्या क्या बैरियर्स हैं, हायर एजुकेशन में क्या बैरियर्स हैं और स्कूल एजुकेशन में क्या बैरियर्स हैं। सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा तो आप देख लेना, और जनरल क्वेश्चन आ गया तो भी दोनों का मिक्स पॉइंट लिख सकते हो आप। समझा क्या? और आपको बता दिया मैंने कि भाई एडवांटेजेस क्या है, कि अगर वुमेन को ये क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भाई वुमेन को एजुकेट करके हम सोशल जो प्रॉब्लम्स होता है उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप बता सकते हो कि सोशल डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ये मोर्टेलिटी रेट कम कर सकते हैं, ये सब आपको पता है। लिविंग स्टैंडर्ड जो होती है हमारी फैमिली की, उसको एनकरेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये सब हमने देख लिया है कि भाई ऐसे करके आप थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रूप से तैयार कर लेना। इससे रिलेटेड बाकी जो भी टाइम टू टाइम जो अपडेट आता रहेगा वो मैं आपको कवर करता रहूँगा। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो वुमेन एजुकेशन वाला टॉपिक था वो हमने कर लिया।